नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रामीण एस चैनल में बहुत दिन के बाद आया हूँ। मैं किशोर कुमार रजक, डिप्टी एसपी झारखंड सरकार। मैं पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन निजी झगड़े और अन्य तरह की परेशानियों के कारण मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पाता हूँ। और सबसे बड़ी ड्यूटी का बोझ जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है। अभी भी मैं ड्यूटी करके बाहर से यहाँ वहाँ घूम के अपने क्षेत्र से आ रहा हूँ। रात हो गई तो सोचा कि अपनी ड्यूटी तो दिन भर कर लिया, लेकिन अब जो समय है सोचा कि आप लोग को दूं। और उम्मीद करता हूं कि आगे आप लोग को मैं दे सकूं समय। इसके लिए आप लोग दुआ कीजिए कि मुझे आप लोग के लिए मैं कुछ समय लगातार निकाल पाऊं। डिजिटल बोर्ड तो नहीं आ पाया है, कारण समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति के कारण, लेकिन फिर भी नोटपैड के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो भी हो सकता है। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यदि आप दुनिया के सबसे खराब परिस्थिति में हो, बहुत मुसीबत में है, कोई एग्ज़ाम किसी प्रयास में आप असफल हो गए हैं या फेल कर गए हैं, तो अगले प्रयास के लिए आप बिना विलंब के आपको तैयारी करनी चाहिए। आप खराब से खराब परिस्थिति में यदि अपने आप को महसूस पाते हैं, तब भी आपको लक्ष्य के प्रति डिगना नहीं चाहिए। लक्ष्य को हमेशा आपको शीर्ष पे रखना चाहिए। जो कुछ आप चाहते हैं जीवन में, जो कुछ चाहते हैं, एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही पब्लिक के लिए, जी जान के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हो जाए, लोगों के लिए सेवा करना, गरीबी, खास करके गरीब लोगों का, वंचित लोगों का, जो या यूँ कहें कि आम आदमी ही आज परेशान है, यदि कहा जाए तो पूरे आम आदमी के लिए ही सेवा करना। क्योंकि आम आदमी आज सिस्टम और इस जो पूरे जो हमारे देश में जो व्यवस्था है उससे कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस करता है। तो उनके लिए डंके की चोट पे कुछ काम करने के लिए ही मैंने ये सेवा ज्वाइन किया था और मैं कर रहा हूँ। और बिना खोट किए, बिना कोई घूस, बिना कोई परवी, बिना कोई दबंगई, बिना कोई किसी का डर भय किए ताबड़तोड़ मैंने काम किया और कर रहा हूँ। कब तक करूँगा मैं देखता हूँ, ये तो ईश्वर जाने, और कब तक मुझे मौका मिलेगा। और इंसान को कभी भी अपने आप को किसी मुसीबत में रहने के बावजूद भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे अब ये हो गया, अब ऐसा इसका समाधान होगा तब आगे कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मैं कसम से बता रहा हूँ कि कल से आप लोग जो कुछ भी मीडिया, सोशल मीडिया में आप जो कुछ जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है वो सोच, लेकिन सोचिए कि आपको ये लग रहा हो कि मैं कितनी परेशानी में हूँ या कितना तकलीफ में होऊंगा, कितना डिप्रेशन में होऊंगा। यार ये तो होता है, हर व्यक्ति के साथ होगा, निश्चित है। इस चीज़ को बताया नहीं जा सकता, होता है। और ये दिल और दिमाग पे होता है, जुबान पे नहीं होता है। किसी का जुबान पे भी आता है, लेकिन मैं थोड़ा हंसनमुख आदमी हूँ, बहुत सॉफ्ट स्वभाव का हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूँ कि लाठी डंडा तो छोड़ दीजिए, थाना में सैकड़ों अपराधी को भी मैंने जेल भेजा है केस थाना में। तो लाठी डंडा तो भूल जाइए, भगवान की सौगंध, ईश्वर यदि है तो मेरा नाश कर देगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मेरे जो ये झूठ कैसे बोल सकता हूँ कि आखिर मैं जहाँ बोल रहा हूँ कि मैं उन लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ, कम से कम 100 ऑफिसर हमारे अंदर काम करता है, वो भी तो जानता होगा ना। अब ये मैं झूठ आपको वही वीडियो में बना के बोल दूँ कि भाई कोई और देखेगा कि जानेगा नहीं, तो हमारे उनके नज़र में मैं गिर जाऊँगा। इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ, और ये मैं झूठ बोल भी नहीं सकता हूँ। मैंने किसी भी अपराधी तक को एक थप्पड़ नहीं मारा है। लाठी डंडा तो भूल जाइए। यही नहीं, मैं मारने भी नहीं देता हूँ। अपने क्षेत्र में यदि कोई ऑफिसर है, किसी को कुछ कबूलना है जुर्म किसी विषय पर, तो मैं मारने नहीं देता हूँ। लाठी डंडा नहीं, थप्पड़ भी नहीं। तो खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ में विश्वास नहीं करता हूँ। बहुत सॉफ्ट नेचर का आदमी हूँ। जो मुझे करीब से जानते हैं वो मुझे जरूर जानते होंगे। और मुझे केवल एक व्यक्ति मेरे जीवन के चरित्र का या मेरे व्यक्तित्व का फैसला नहीं कर सकता। करे मैं मुद्दे पर अड़ता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं कल से लेके आज तक बहुत सारा मैंने बहुत सारे मुद्दे पर, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको उदाहरण के रूप में, कि मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड मैंने पढ़ लिया, लगभग 400-500 पेज का है। कल से लेके पूरा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन कुछ बाकी है, लेकिन जो मेन चीज़ हमें चाहिए वो पढ़ लिया मैंने। पूरा निचोड़ में इकोनॉमिक्स का मैं बता सकता हूँ कि झारखंड की क्या इकोनॉमी है, किस दिशा में दशा में जा रहा है। मैं पिछले 24 घंटे में मैं किया हूँ, और इतने सब कुछ होने के बाद भी किया हूँ। आप सोच सकते हैं, मेरा कहने का आपको संदेश केवल इतना है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति नहीं करना है, और आपको एक अपना ज्ञान हासिल करने को एक जुनून के रूप में देखना चाहिए। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया कुछ भी करे, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं होता है।
आप यदि अच्छे रास्ते में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, तो आपको गाली देने वाले बहुत रहेंगे, और खास करके वो आपको ज़्यादा गाली देने में लीड करेंगे जिनको आपके कारण से दिक्कत हुई होगी। खैर, आप सफलता के मार्ग में चले, अपने लक्ष्य से ना डिगे, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया, कसम खा के कहा कि मैंने इतनी मोटी किताब जिसको लोग महीनों में नहीं खत्म कर पाते हैं, मैंने इतने तनाव भरे समय में भी मैंने खत्म कर दिया। और आज वीडियो बना रहा हूँ, और यदि इसी तरह टाइम रहे, क्योंकि मैं अभी अकेले हूँ पूरे इतने बड़े बंगले में, तो मैं अब कोशिश करूँगा कि रोज़ मैं दिखाता हूँ कि आपको कि मैं वीडियो बनाऊँगा, और कुछ पढ़ाई से संबंधित मैं बात करते रहूँगा, और एकदम डेफिनेटली करूँगा, ताकि आप लोग उसका अधिकतम लाभ मिल सके। अभी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होने वाली है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या एग्जाम टलेगा, तो मैं यही कहता हूँ कि अभी तो कुछ हाईकोर्ट का एक डिसीजन आने वाला है, उम्मीद करते हैं जिसमें 50-50% आप मान सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा इस चीज़ में ना पड़े। हर किसी को उम्मीद यही होगा कि भाई और टाइम मिल जाता टल जाए, लेकिन मेरा यही आग्रह है कि कभी भी किसी भी टारगेट को एक मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको और मौका मिलता है और मौका मिलता है, जो मौका मिला उसमें बेहतर परफॉर्म करना है। मान लीजिए 28 से 30 तारीख के बीच हो जाता है, तो उसमें आप कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं उस पर कीजिए। केवल ये मत सोचिए कि कैसे टल जाएगा तो हमको टाइम मिल जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया कि मैं इतने कठिन विकट परिस्थिति में भी मैं पढ़ा हूँ, और आगे भी पढ़ता रहूँगा, और इन्हीं कारणों से, मेरे ज्ञान के कारण से, मेरे जानकारी के कारण से लोगों को इतनी तकलीफ है। कुछ लोगों को आप बाकी इशारा समझ सकते हैं, किसी परेशानी मेरे ज्ञान से, मेरे दिमाग से हो सकता है, लेकिन हमको ये हरा नहीं सकते हैं। कारण कि ज्ञान वो चीज़ है जो सड़ता नहीं है, मरता नहीं है, ये हमेशा बढ़ता है, और ज्ञानी व्यक्ति को हराना संभव ही नहीं, नामुमकिन भी होता है। मैंने फेसबुक पोस्ट भी लिखा था। तो इसीलिए मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं खराब से खराब परिस्थिति में गाड़ी में भी रहता हूँ, तब भी मैं नोट्स पढ़ते रहता हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ, मोबाइल में पढ़ते रहता हूँ, नॉलेज और ज्ञान हासिल करते रहता हूँ। आप नॉलेज पर विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। आपको किसी भी विकट परिस्थिति में यदि आप हैं, तो उससे निकलने के लिए मैं आपको मैं हंस के बता रहा हूँ, एकदम बिंदास होकर कीजिए। और आप यदि कोई किसी प्रकार की कोई होगी तो आप मेरे संपर्क में रहिए। अभी मैं संभव हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, व्हाट्सअप करके आप ये कर सकते हैं, या स्क्रीन पे मैं अभी लिख दूंगा वो नंबर। आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कर सकते हैं। केवल मेरा हाल समाचार नहीं जानिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं ठीक हूँ। और जो भी समय मिलता है, भगवान ने एक ही ज़िंदगी दिया है, अब जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं उसको बेहतर तरीके से जिए। सफलता का मतलब फिर एक एग्ज़ाम पास करना नहीं होता है। मैं एग्ज़ाम पास करके बैठ गया हूँ, या और भी जो करते हैं सफल केवल निजी ज़िंदगी में, या निजी सफलता उनकी है। एक एग्ज़ाम पास कर लेना उस एक व्यक्ति की निजी सफलता होती है। जिस दिन वो समाज के लिए कोई कर लेता है, या समाज का व्यक्ति जिस दिल खोल करके यदि उसकी तारीफ करता है, नाम करता है उसकी कि भाई ये लड़का ईमानदारी से काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, तो उस दिन आप लोगों के काम में आते हैं। नहीं तो आप अपना जेब भरिए, करिए लूट खसोट करिए, डाका डालिए, और बड़े से बड़े बीमारी, किडनी से दुनिया भर का हार्ट अटैक से लेके मरते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत समझिएगा कि आप बेईमानी कर लेंगे, लाखों करोड़ लूट लेंगे, पब्लिक का जेब काट लेंगे तो आप खुश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ईश्वर करे कम से कम अभी तक तो मैं स्वस्थ हूँ, 36 साल उम्र हो गया, लेकिन स्वस्थ तो हूँ, और ये ईश्वर देखता है। आप भी अपने ईश्वर से है। यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो जरूर ये ईश्वर हमको बद्दुआ दे, आपकी भी बद्दुआ लेंगे। मैंने कभी किसी पब्लिक के साथ कहीं गलत किया है तो निश्चित रूप से वो यदि बद्दुआ देते हैं तो हमें बद्दुआ लगनी चाहिए और हमारा नाश होना चाहिए। हमने आज तक कभी से कोई रिश्वतखोरी नहीं किया है, किसी से कोई सताया नहीं है, किसी प्रकार से अपने पावर का मिसयूज नहीं किया है। 10 थाने और 2 टीओपी, लगभग 12 क्षेत्र हमारे अंदर है। बहुत बड़ा विशाल एरिया है। पूरे जिले का लगभग 85% एरिया मेरे अंतर्गत अभी मेरे सब डिवीजन में आता है। 5 सर्किल है, कुल मिला के 5 सर्किल है। तो कहने का मतलब है कि मैं गलत नहीं करता हूं, तो मैं अपने आप को इस दिल से और आत्मा से मैं खुश हूँ, और मुझे लगता है कि मैं किसी से गलत नहीं किया, इसीलिए चेंज हो सकता हूँ। और इतना कुछ होने के बाद भी मैं खुद, मैंने बताया ना कि मैंने पढ़ा, और मैं अब कल के लिए टारगेट रख रहा हूँ कि मैं कल दिन भर में चलते फिरते यहाँ वहाँ ड्यूटी करते गाड़ी में क्या पढ़ूँ। और ये मैं इस तनाव के बीच में बात किया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बाकी दिन ऐसे चुप रहता हूँ। हर दिन कोई ना कोई लेख, कोई ना कोई थीसिस, कोई ना कोई बड़े बड़े महान ज्ञानी पुरुष के बारे में जानना, सोशलिज्म के बारे में जानना। इग्नू के बहुत सारे बुक मेरे PDF मेरे मोबाइल में और मेरे लैपटॉप में पड़े, उसको मैं देखते रहता हूँ। मैं हर रोज की बात कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जो कल इतना होने के बाद भी जो मैंने पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे, वो मैं बता रहा हूँ कि सोचिए इस बीच में भी मैंने पढ़ा है। ये नहीं सोचा कि इतना तना है, सब कुछ ठीक हो गया तब देखेंगे कुछ करेंगे, ये नहीं करता। मैं टालता नहीं हूँ अपना विजन, अपना मिशन को मैं टालता नहीं हूँ। मैं आपको एक बात जरूर बता दूँ कि
पता नहीं मैं इसके बाद मैं कहाँ रहूँ क्या रहूँ, मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन जब मैं कोई गलत नहीं किया हूँ तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा, इस बात को मैं पूरे ईश्वर को चुनौती देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, मैं पूरे ब्रह्मांड को चुनौती देता हूँ कि जब मैं गलत नहीं किया हूँ तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। अल्पकालिक दिक्कतें होंगी लेकिन ठीक है, मेरी कोई दिक्कत नहीं। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है कि मैं 2-3 चीज़ों में मैंने ड्राफ्ट भी मैंने तैयार रखा है, कभी भी मैं लिखूंगा और सर्विस में रहते हुए लिखूंगा। मैं इस पुलिस सिस्टम पर एक किताब लिखूंगा और मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, जो इस पुलिस सिस्टम में मैं जो देख रहा हूँ, जो देखा हूँ, जो इसकी वास्तविक समस्या है उस पर मैं भी लिखूंगा। पुलिस पब्लिक के प्रति क्या करती है, क्या कर सकती है और क्या कर रही है अभी तक, पब्लिक क्या होता है क्या नहीं करता है, बेईमानी घुसखोरी से लेके जो जो चीज़ जिसे मैंने देखा है, जो मैंने सुना है और मैंने अपने आंखों से जो किया है उसको मैं शेयर करूंगा, पूरे पुलिस सिस्टम पर मैं लिखूंगा। दूसरा चीज़ है कि इस पुलिस सिस्टम के अलावा मुझे पॉलिटिकल सिस्टम पे किताब लिखनी है। कारण ये है कि इस देश के समस्त संस्थाओं का, समस्त समस्याओं का जो मुख्य समाधान और मुख्य समस्या भी यदि है तो पॉलिटिक्स ही है, सब वहीं से होता है, ऑल इन ऑल पॉलिटिक्स ही होता है। तो उसका मूल चूंकि जड़ वहीं है, जब तक वहाँ ठीक से बीज नहीं बोया जाएगा बाकी संस्थाएं उतनी मजबूत नहीं हो पाती है, चाहे वो पुलिस हो, जुडिशरी हो और कोई भी संस्था, जितना प्रशासनिक संस्था आप देख रहे हैं। तो उस चीज़ पर किताब लिखूंगा, या तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहेगा या तो अलग अलग रहेगा या तो मेरे जीवनी के रूप में रहेगा, लेकिन मैं लिखूंगा और एकदम सच लिखूंगा और इस सर्विस में रहते हुए लिखूंगा। मुझे अपनी सर्विस की चिंता नहीं है सच बोलने में, ये आप अपने विगत कुछ समय से आपने देखा है, मैं लिखूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप ऑनेस्ट है, ईमानदार है, किसी के प्रति कोई गलत नहीं किए हैं, आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो आप बहुत शक्तिशाली पर्सन होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। इसके लिए आपको किसी ओहदे के लिए और पैसे वाले को होने की जरूरत नहीं होती है। यदि ज्ञान है, आप सच हैं, तो आपके सामने बड़े से बड़े बेईमान आदमी जो है ना घुटने टेक देते हैं। आपके खिलाफ हजारों लाखों साजिशें तो होंगी, लेकिन आपको डट के करना है। क्यों नहीं होगा? आप जब उतना अच्छा कर रहे हैं, सबसे अलग हटके कर रहे हैं, बहुत लोगों की आप बुनियाद को ही हिला दे रहे हैं, उनके अस्तित्व को ही आप मिटाने चले हैं, क्योंकि आप जो जिस रास्ते पे जा रहे हैं सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं, जिसमें चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आपके खिलाफ तो इसे रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आएंगे। क्या नदी कभी पहाड़ से पूछा कि मैं किधर से जाऊँ? वो पहाड़ को काट के निकल जाती है जैसे जाना होता है, लेकिन उस समुद्र तक जाती है। उस समुद्र तक जाने में किसी भी नदी को किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसने रोक दिया, वो काट के चीर के निकल जाता है, चाहे वो हिमालय की पहाड़ हो या किसी भी तरह का पहाड़ हो, उसको कोई नहीं रोक पाया, वो अपने मंजिल तक पहुंचता है। तो उसी प्रकार आप यदि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े कुछ कर रहे हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इतना आज भी याद रख लीजिए, तमाम तरह की समस्याएं होंगी और आपको झेलना पड़ेगा और झेलना चाहिए। ये मेरा भी आपसे आग्रह है। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, तमाम तरह की समस्याओं को झेलने की अभी से आदत डालिए। एग्जाम बहुत जल्दी आ रहा है, मुख्य परीक्षा का आपका जो जेपीएससी के खास करके, उसको भी ध्यान रखिए। और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं उसके लिए भी तैयारी कीजिए। एक और समस्या छात्रों में ये है कि अब एग्जाम ही नहीं लेता है टाइम पे, तो क्या किया जाए, वैकेंसी नहीं निकल रहा था, क्या होता है। लेकिन ज्ञान तो फिर आपको तो हासिल करना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ मान लीजिए नहीं निकलता है तो आप क्या कीजिएगा? क्या पढ़ाई छोड़ दें? मान लीजिए वैकेंसी आज के बाद बंद हो गया 5 साल तक, या और राज्यों में, पूरे देश भर में ऐसे निजीकरण हो रहा है, पूरा जॉब पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, तो क्या आप पढ़ना छोड़ देंगे, शिक्षा छोड़ देंगे? क्या जो प्राचीन वैदिक कालों में जो होते थे, क्या ऋषि मुनि लोग जंगल में जाकर ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं पढ़ते थे? आज के समय में ये सच है कि आपको जीविका चलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए, बेहतर समाज के लिए, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सबसे बेहतर समाज और बेहतर लोकतंत्र, बेहतर देश होता है। एक युवा के लिए अधिकतम विकल्प भी एक अच्छा महान राष्ट्र होता है, ये सच है। लेकिन यदि ये सब नहीं होता है तो क्या आप ज्ञान हासिल करना छोड़ देंगे? मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपना तैयारी जारी रखें, पढ़ते रहें। मेरी जैसे इतने विकट परिस्थिति में भी यदि मैंने कल से पढ़ा है आज तक, और मैंने इतना बड़ा उपलब्धि बाकी दिनों की अपेक्षा आज मैंने ज़्यादा पिछले 24 घंटा में हासिल किया, तो आप भी उस दिशा में पढ़ते रहें, डिगे नहीं। यदि रिजल्ट आज आया है, आज पास नहीं किया तो आज छोड़ दीजिए, कल सुबह से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो आपको हमेशा बढ़ाएगा। आज आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से भी कुछ आपको हासिल हो रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप यकीन मानिए वो जीवन के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी कोने में वो ज्ञान आपका काम आएगा। शरीर के एक ऐसे अंग के रूप में आप पे वो ज्ञान विकसित हो जाता है जो कभी ना कभी किसी न किसी जगह में आपके ज्ञान के एक हथियार के रूप में काम आएगा और आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। आप बहुत पावरफुल व्यक्ति होंगे, और जब वो तो आते रहती है, कैसे नहीं आएगा, आएगा। आने वाले समय में यदि हर कोई शिक्षित हो जाए, बढ़िया से पढ़ लिख ले, बहुत तेज-तर्रार हो जाए, हर विषय पे उसकी नॉलेज हो जाए, तो ये किसी भी राजनीति या किसी भी संस्था या किसी भी माने ऐसे
लोगों में दम नहीं है कि आपके अधिकार को रोक दे या उसको सस्पेंड कर दे। चाहे निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, उसको जॉब निकालना पड़ेगा और आपको हिस्सा देना होगा, ये निश्चित मान के चलिए। लेकिन ये तब होगा जिस दिन इस तरह की नौबत आएगी, तो उस दिन आखिर शिक्षित लोगों को ज्ञान ही आपका काम आएगा। तो इसीलिए मेरा बेस्ट ऑफ लक। मेरा पढ़ाई जारी है, अभी भी 1-2 घंटा में सोएंगे। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स को भी कुछ 2-4 को अटेंड करके फिर आज यदि हो सकता नहीं तो फिर कल से सुबह से मैं चलते फिरते मैं पढ़ते रहता हूँ, ज्ञान हासिल करते रहता हूँ। आपको भी मेरा सलाह है कि आप मुझसे मेहनत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप अभी फिलहाल पढ़ाई के स्टेज में है। मैं तो अभी नौकरी में होके भी मुझे ज्ञान हासिल करने की भूख जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये मेरी हॉबी है, ईश्वर करे ये ज्ञान हासिल करने की जिद और भूख मुझे ईश्वर कभी न छीने। आपका आशीर्वाद चाहिए, ईश्वर जो है या नहीं है। आप सभी पाठकों से, मेरे सभी प्यारे दोस्तों से, छात्रों से अनुरोध है कि मुझे ये जरूर दुआ दीजिएगा कि मेरे अंदर ज्ञान हासिल करने की ललक और भूख कभी ना मिटे। और मुझसे एक दुआ कीजिए कि हे ईश्वर मैं आप लोगों को लगातार गाइड कर पाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूँकि इतने कॉल्स आ रहे थे कि चले मैं इस बारे में नहीं बताना चाह रहा था लेकिन एक न्यूज़ चैनल है झारखंड में, न्यूज़ 11 भारत। जब कोई 498 का केस होता है, पति पत्नी का केस होता है, तो जब भी ये कोर्ट में जाता है तो इसमें 6 महीने काफ़ी समय कोर्ट भी देती है, दोनों को मेडिसिन में डाल देता है, काउंसलिंग में डाल देता है कि दोनों में यदि कोई सुधार हो तो इसमें चांस हो तो उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि उस घर को जोड़ने का प्रयास कोर्ट भी, न्यायालय भी करता है। और हमारे बीच में जो एक मैटर आया है, ये न्यूज़ 11 भारत और कोई एक समाचार पत्र है, उसका नाम लेकर मैं उसको बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। न्यूज़ 11 भारत ने जो एक तरफा पत्रकारिता का जो नंगा नाच किया है, जो तांडव किया है, मुझे तरस आती है। कल मैंने एक व्यक्ति को चुनौती दिया था कि ज्ञान के स्तर पर भीड़ना है तो भीड़ सकते हो, तो आ जाओ, जो भी है। मैं उसको वापस लेता हूँ यार। तो जो दाढ़ी वाला है, मुझे बड़ी तरस आती है। मैं उसकी पूरी हिस्ट्री देखा, पूरा ही किया। एक बार इससे पहले, लगभग 6 महीने पहले, एक बार कोयला पर इंडायरेक्ट फॉर्म में कुछ चलाने की कोशिश की थी कि रामगढ़ में कोयले की तस्करी में एक डीएसपी शामिल है। बहुत दिन भर चलाया था न्यूज़, हमको पूरा याद है। मैंने बिल्कुल बहुत सारा देखा, बहुत लिंक देखा, बहुत आपका खंगाला। और जब अगले दिन जब सच्चाई सामने आ गया तो आपने उस पर वही व्यक्ति, वही दाढ़ी वाले फिर बोल डंके की चोट पे कहते हैं कि रामगढ़ में कोयला की तस्करी नहीं होती है, कोयला की कोई हेरफेर नहीं होती है। याद करना, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, तुम्हारा वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। मुझे तुम पर तरस आती है यार, शर्म आती है। कम से कम अपने माता पिता, यदि आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, जो भी हैं, माँ पिता बच्चे जो आपके प्रिय, सबसे प्रिय या नियरेस्ट है, या यदि आप ईश्वर से डरते हैं तो एक बार इस दिल पे सोच के देखना, इस दिमाग पे सोच के देखना। टीआरपी का तो पूरा फंडा सिस्टम में जानता हूँ, उस पर भी बहुत सारा वीडियो बना सकता हूँ, आपको ज्ञान दे सकता हूँ। दिल से सोचना, दिमाग से सोचना, आत्मा से पूछना कि जो तुम चला रहे हो, जो तुम घृणित काम कर रहे हो, जो अत्याचार तुम कर रहे हो किसी की मानसिकता के साथ, वो तुम्हें ईश्वर ऊपर वाले कभी तुम्हें दुआ नहीं देंगे। बहुत पछताओगे, बहुत पाप करोगे। मैं तुम्हें ज्ञान वाली चुनौती वापस लेता हूँ, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो। खैर, दिल से पूछना। मैं फिर कह रहा हूँ कि उस चैनल के हो सकता है कि बहुत सारे पत्रकार अच्छे हों, पूरी संस्था को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से तुमने काम किए हो वो तुम्हें प्रकृति माफ नहीं करेगी, ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगी। बहुत पाप लगेगा, किसी न किसी रूप में तुम उसको भुगतोगे। जब मैंने केस के बारे में कहा कि काउंसलिंग में जाती है तो उसमें काउंसलिंग में डाल दिया जाता है, बहुत उसमें मौका होता है सुधरने का। तुमने जिस तरह से कल से तांडव मचा के रखा है अपने न्यूज़ चैनल में, तुम्हारी यही कोशिश है ना कि किसी प्रकार से ये फैमिली ना एक हो, कभी ना जुटे। तुमने हर संभावना का द्वार बंद कर दिया, खत्म कर दिया एक तरफा न्यूज। पत्रकारिता का एकदम सामान्य सा बेसिक फंडा ये होता है कि वो दोनों पक्ष को सुन करके दोनों के राय को पब्लिक के बीच में रखना है, ना कि आपको जजमेंट देना नहीं होता है मिस्टर। और आपने एक तरफा पत्रकारिता का जो नंगा नाच और जो पेड न्यूज आपने चलाया है, आपको तो मैं ऐसा बात नहीं कि मैं संविधान का तो पाठ पढ़ाऊंगा, आपको इस कानून व्यवस्था के अंदर तो आपको लाऊंगा, लेकिन अभी मैं हर फ्रंट पे बहुत हर समय में किसी से न किसी से लड़ते रहता हूँ। आपने मुझे देखा है, मैं ज्ञान भी हासिल करते रहता हूँ। तो तुम्हारा भी बारी आएगी, तुम्हें भी सबक कानून के माध्यम से तो जरूर सिखाऊंगा, लेकिन अभी इस फ्रंट में इस समय एक साथ कई फ्रंट पे कई मोर्चे पे लड़ाई लड़ना उचित नहीं होता है। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान जरूर करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ, कम से कम नैतिकता के स्तर पर एक जो मीडिया का एथिक्स होता है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस तो पढ़ लो मेरे भाई, कुछ तो ज्ञान रखो,
कुछ अपना जो खुद किए उसका तो ज्ञान रखो। पत्रकारिता, और अभी चिल्ला रहे हो कि मैंने डीएसपी का अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। तुम्हें स्पष्टीकरण दूँ? तुमने हमसे पूछा, बुलाया, मीडिया के चैनल पे ही पूछे कि भाई वो हमसे ये करे, बात करे, बुलाया तुमने? पत्रकारिता में स्टूडियो में जाने के लिए, बात करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, वो भी तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। मैंने जो कुछ किया था, मैंने जो पोस्ट किया, जो मैंने 1 महीना पहले मैंने जो सूचित किया था, वो भी सारा चीज़ है। मैं अभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ सार्वजनिक करके उसको मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, उसका चरित्र नहीं करूँगा। मैं समझदार व्यक्ति हूँ। तुम्हारे आज के जो तुम्हारा हेडलाइंस देख के मुझे तरस आती है। आखिरकार तुम यही चाहते हो कि हम यहाँ से हट जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? हट जाएगा, 1 सेकंड का सरकार का काम है, समीक्षा कर रही है, ये कर रही है। तुम्हारा इंटरेस्ट यहाँ से हटना भी क्यों है, क्या नहीं है, ये तो सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। दिल से पूछना क्यों चाहते हो तुम ऐसा? और जब मुझे यहाँ से जाऊँगा तो उस दिन मैं सौगंध खा के कहता हूँ तुम्हारे उस सारे भंडाफोड़ का करूँगा। उस दिन मैं तुम्हारे उस फ्रंट पर जरूर मैं तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि आज मैं जिम्मेदार पद पर हूँ। मैं पूरी तरह से इस तरह हमलावर नहीं हो सकता हूँ। मुझे धैर्य की अंतिम सीमा तक बनाए रखने में मेरी मजबूरी भी है, जिम्मेदारी भी है। तो तुम्हारा उस चीज़ का भी भंडाफोड़ करूँगा। तुम जितना कर लो, एक तरफा पत्रकारिता कर लो, तुम प्रकृति, ईश्वर और जो सच और जो न्याय है उसकी बद्दुआ तुम्हें जरूर लगेगी। लेकिन तुमने जो घिनौनी हरकत की है और कर रहे हो, न्यूज़ 11 भारत, आपको एक पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए था। आपने जो निडर होकर काम, बेखौफ जो आप गुंडागर्दी का जो माहौल बना दिए हैं आप चैनल पे, स्टूडियो पे, ये आपका अधिकार भी नहीं है, पावर भी नहीं, आपको ठीक करने के लिए कानून भी है। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी मैं हर फ्रंट पर मैं लड़ने के लिए मैं अपना हाथ नहीं खोल सकता हूँ। फाइनेंशियली भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मेरे बारे में जब कोई घुसखोरी, कोई बेईमानी, मेरे कोई भी एक भी शिकायत नहीं है रामगढ़ में, ना पब्लिक की ना कोई विभाग की। आप देख लेना, जब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला, तो इस तरह के घिनौनी काम कर रहे हो। पति पत्नी का तो एक हजारों लाखों चीज़ आते रहते हैं। ठीक है, यदि चलाना ही था दोनों का पक्ष लेते, बात करते, जानते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा एजेंडा जो है वो, और वो सफल भी होगा, हो सकता है सफल भी होगा। लेकिन मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या नुकसान है मैं बताऊंगा, यहाँ से जब जाऊंगा तब बताऊंगा। और याद रखना, जब गलत कोई करता है ना, तो 100 गलती में जिस दिन एक गलती ऐसे लोगों के सामने हो जाती है, जिस दिन ऐसे व्यक्ति से भीड़ जाओगे, पड़ जाओगे, तो उस दिन तुम्हारी अंत भी निश्चित होती है। ये तुम्हारा चैनल से बड़े बड़े चैनल को मैंने देखा है, तलका से लेकर के बड़ा बड़ा अखबार, बड़े बड़े खबर चैनल खत्म हो गया, उसका नामो निशान मिट गया। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम तो झारखंड के बाहर कोई जानता भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो ना, इससे पहले तुम्हें कोई जानता था। मिट जाओगे अपने कुकर्मों से, पाप के कारण से। खैर, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ना ही तुम्हारे कभी चैनल को देखता था ना देखूंगा। लेकिन आज जो कुछ लोगों ने बोला, जो फोन कॉल्स तुमने लिए, सबने मैंने देखा कि मेरे ही फेवर में बोला है। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे, और तुम्हें जो तुम्हारे कुकर्म है उन बद्दुआ से बचाने के लिए तुम्हें सद्बुद्धि दे कि तुम कुछ गलत ना करो, ताकि तुम्हें बद्दुआ ना लगे। पूरे लोग मर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, इतना पाप लेके मत करो कि जीते जी समय से पहले बद्दुआ से और ईश्वर के श्राप से मर जाओ। थोड़ा सा ईश्वर से और न्याय से, नैतिकता से डरो भाई मेरे। बाकी तुम्हारी समस्या है। अब जितना चलाना है मेरे खिलाफ चलाना, जितना तांडव नंगा नाच कराना है चलाना। मेरे जैसे बनने की औकात नहीं है तुम्हें, मैं फिर कह रहा हूं। तुम्हारे कलेजे में, आत्मा में, दिल में, दिमाग में औकात नहीं है मेरे जैसे बनने की। खैर, तुम्हें भगवान सद्बुद्धि दे। इसी के साथ एजेंडा चलाते रहो। बाय।